वेलकम टू LDCE क्लासेस। LDCE क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम MTS पोस्टमैन और मेल गार्ड एग्ज़ाम के पेपर 1 के लिए 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट फर्स्ट के पार्ट पेपर 1 के पार्ट ए में हैं। आपके पास सभी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। You already have the questions, so let us start the discussion. The first question is post offices are classified into how many types? पोस्ट ऑफिस को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो पोस्ट ऑफिस को सही आंसर है 3। पोस्ट ऑफिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, HO, SO। SO में EDSO भी इंक्लूडेड है एंड BO, और इस BO में भी EDBO भी इंक्लूडेड रहेंगे। सो पोस्ट ऑफिस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज HO, SO एंड BO। SO including EDSO and BO including EDBO. I hope this question is clear all of you. Now the second question is the working hours of the post offices are generally fixed by। पोस्ट ऑफिस के काम के घंटे वर्किंग आवर्स कौन फिक्स करता है? तो पोस्ट ऑफिस के जो काम के घंटे हैं दे आर फिक्स्ड बाय हेड ऑफ सर्कल, है ना। दे आर फिक्स्ड बाय हेड ऑफ सर्कल। हेड ऑफ सर्कल कौन होता है? CPMG। कौन फिक्स करता है? CPMG। लेकिन नाइट पोस्ट ऑफिस में, नाइट पोस्ट ऑफिस है, नाइट पोस्ट ऑफिस के लिए DG जो है एक्सटेंड कर सकता है अप टू 830 आवर्स। किसके लिए? ओनली फॉर नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस के लिए DG स्पेशल ऑर्डर के द्वारा 830 आवर्स तक उन्हें खुले रहने के लिए आदेशित कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स आर केप्ट ओपन फॉर विच मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों GDS के प्रभारी डाकघर कितने समय के लिए खोले रखे जाते हैं? क्वेश्चन यह है कि GDS के इंचार्ज में जो डाकघर रहते हैं, पोस्ट ऑफिस रहते हैं, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स के चार्ज में जो पोस्ट ऑफिस रहते हैं वो कौन से होते हैं? दे आर BO। तो BO कितने घंटे के लिए खोले रहते हैं? 5 आवर्स, है ना। दे आर ओपन फॉर 5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर जनरली इनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है क्वेश्चन नंबर 4 में से। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस के लिए, मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर जनरली ओपन्स ऑन संडेज एंड हॉलीडेज एंड ट्रांजैक्ट विद द पब्लिक। मोबाइल पोस्ट ऑफिस के संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे को खुलते हैं? नो। संडे और हॉलीडे के दिन मोबाइल पोस्ट ऑफिस बंद रहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत है। ओपन ऑन संडेज एंड हॉलीडेज बट डू नॉट ट्रांजेक्ट विद पब्लिक। जो ओपन ही नहीं होते तो ट्रांजेक्शन भी नहीं करेंगे। नो सच पोस्ट ऑफिस एग्जिस्ट इन इंडिया, ये तो है ही नहीं, होते हैं। क्लोज्ड ऑन हॉलीडेज एंड पोस्टल हॉलीडेज एंड नो बिजनेस ट्रांजेक्शंस विद द पब्लिक। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। संडे और बिजनेस हॉलीडेज को ओपन रहते हैं लेकिन पब्लिक के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो। संडे और पब्लिक हॉलीडे के दिन बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं, और पब्लिक के साथ कोई भी व्यवसाय नहीं किया जाता, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं? मोबाइल पोस्ट ऑफिस चलित डाकघर होते हैं। चलिए एक ऐसे मान लें अपन कि एक वैन होती है, वैन के अंदर एक पोस्ट ऑफिस होता है जो जाके सर्विसेज देते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं? टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ लेट पोस्टिंग। किस लिए? लेट पोस्टिंग की फैसिलिटी देने के लिए। कि और कहाँ देंगे लेट पोस्टिंग की फैसिलिटी? स्पेसिफिक एरियाज़ में, है ना। स्पेसिफिक एरियाज़ में लेट पोस्टिंग की फैसिलिटीज़ के लिए ये क्या है? संडे और हॉलीडे के दिन बंद रहते हैं। दे आर क्लोज्ड ऑन संडेज एंड हॉलीडेज। ये काम क्या क्या करते हैं? स्टैम्प्स बेचते हैं। क्या करते हैं? स्टैम्प्स बेचते हैं
और पोस्टल स्टेशनरी बेचते हैं, स्टैम्प्स में इंक्लूडेड रहती है, रजिस्ट्री बुक करते हैं, पार्सल बुक करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इंश्योर्ड और वीपीपी ये बुक नहीं कर सकते। इंश्योर्ड एंड वीपीपी आर नॉट बुक्ड, दे कैन नॉट बुक इंश्योर्ड एंड वीपीपी आर्टिकल्स। और ये ईएमओ भी नहीं करते हैं, मनी ऑर्डर भी बुक नहीं करते हैं। लेकिन कुछ पोस्ट ऑफिस हैं, मोबाइल पोस्ट ऑफिस, कौन कौन से? नागपुर और मद्रास। नागपुर और मद्रास पोस्ट ऑफिस क्या हैं, ईएमओ बुक कर सकते हैं। कौन से? नागपुर, एनजीपी लिख रहा हूँ मैं, और मद्रास। मद्रास क्या है? नागपुर मद्रास के पोस्ट ऑफिस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या कर सकते हैं? मनी ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली टू बी अफेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। पोस्टेज का जो पेमेंट है वो किस माध्यम से किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है पेमेंट? सबसे पहले तो अपन उस पर टिकट लगा सकते हैं। सो पोस्टेज स्टैम्प्स इश्यूड बाय इंडियन पोस्ट ऑफिस, या अपने स्टैम्प खरीद के और उस पर चिपका देना है आर्टिकल पे। दूसरा क्या है? पोस्टेज प्रॉपर इम्प्रेशन ऑफ और इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन से क्या करते हैं? फ्रैंकिंग मशीन से भी हम स्टैम्प्स फ्रैंक करते हैं, कुल मिला के स्टैम्प उस पर इम्प्रेस कर देते हैं, छाप देते हैं। इन सर्टन केसेस इन कैश, कैश कहाँ होता है? पीओएस में अपन कैश से करते हैं। तो इन तीनों माध्यम से, इन तीनों मोड से हम क्या कर सकते हैं? पोस्टेज का पेमेंट कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड वैलिड द इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंक शुड कंसिस्ट ऑफ। मान होने के लिए, रिकॉग्नाइज होने के लिए, वैलिड होने के लिए फ्रैंक इम्प्रेशन में कितने डाई होना चाहिए? कितना होना चाहिए? दो। कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है वैल्यू डाई। वैल्यू डाई क्या दिखाएगी कि कितने इम्प्रेशन की हमने वैल्यू, कितने वैल्यू का इम्प्रेशन लगाया है, उसकी जो हमने इम्प्रेस किया है फ्रैंक, उसकी वैल्यू कितनी है, उसके टिकट कितने का लगाया है, कुल मिला के आप समझ सकते हैं। और दूसरा होता है आपका लाइसेंस डाई। लाइसेंस डाई क्या होता है? इसमें फ्रैंकिंग मशीन्स का जो लाइसेंस नंबर आएगा हर इम्प्रेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एएमपीसी स्टैंड्स फॉर। वेरी इजी क्वेश्चन। किसी एएमपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ग्रांट्स लाइसेंस फॉर यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस कौन जारी करता है? डिविजनल ऑफिस, या फिर डिविजनल ऑफिस मतलब एसपीओ, एसएसपीओ। पीएमजी क्या करता है? पीएमजी कहाँ होता है? पीएमजी रीजन का हेड होता है, और सीपीएमजी सर्कल का हेड होता है ना। और फ्रैंकिंग मशीन के कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। और फीस होती है फ्रैंकिंग मशीन की 375 रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स के लिए कम से कम एक बार आपको देना पड़ेगा। और इफ़ इट इज़ नॉट रिन्यूड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस, अगर लाइसेंस के एक्सपायरी होने के पहले आपने इसे रीन्यू नहीं कराया है तो चार्ज लगेगा आपको 475 रुपये, 475। चार्ज कितना है? 375 है। अगर आपने रीन्यू के लिए भी इतना ही रहेगा। लेकिन अगर आपने ये 375 5 साल के लिए होता है, अगर 5 साल ख़त्म होने के पहले 11 महीने पहले कराना होता है, अगर आपने उसे रिन्यू नहीं कराया तो कितना चार्ज देना पड़ेगा आपको? 475। और फ्रैंकिंग मशीन जिसके पास होती है उसे इम्प्रेशन का 3% कमीशन मिलता है। उसे 3%, अगर उसने 100 रुपये के इम्प्रेस किए, 100 रुपये के स्टैम्प इम्प्रेस किए, तो उसे कितना देना पड़ेगा? 97 रुपये लगेंगे, 3 रुपये से वापस कर दिए जाएंगे। और अगर उसने जो इम्प्रेशन हैं, जो स्टैम्प्स हैं, यदि उसने प्री सॉर्ट करके दिए, प्री सॉर्ट मतलब अगर उसने डेस्टिनेशन वाइज, पिन कोड वाइज सॉर्टिंग करके छांट के आर्टिकल दिए हैं, देन उसे इस 3% के अलावा 2% एक्स्ट्रा कमीशन भी दिया जाएगा। दे विल गेट 2% एक्स्ट्रा कमीशन फॉर एडिशनल फॉर प्री सॉर्टेड आर्टिकल्स। 2%
कमीशन कितना है 3% है, प्री सॉर्टेड आर्टिकल्स के लिए 2% है। लाइसेंस कौन जारी करेगा, SPOs या SSPOs या फिर इसी को बोल सकते हैं डिविजनल ऑफिस। अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलर, जो फ्रैंकिंग मशीन का कलर होता है, इसके इम्प्रेशन का कलर होता है, ये दो हैं, एक तो है रेड, ब्राइट रेड, कौन सा, ब्राइट रेड, एक तो ये कलर और दूसरा ये ब्लू कलर। तो ये रेड जो कलर है, पहले मैनुअल फ्रैंकिंग मशीन चलती थी, उनका कलर रेड होता है, रेड होता था। नाउ ये डिसकंटिन्यू हो गया है, अब केवल RMFS चलते हैं, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग सिस्टम, और RMFS में फ्रैंकिंग का कलर होता है ब्लू, जो कि मेरे वही पेन का कलर भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेपरेट विंग डिजिग्नेटेड एज another circle to take care of postal needs of armed forces is called as। एक आर्म फोर्सेस के लिए को सर्व करने की, पोस्टल नीड्स को सर्व करने के लिए एक अलग अलग सर्कल बनाया गया है। उस सर्कल का को हम क्या बोलते हैं, बेस सर्कल। ये किसके अंडर में काम करता है, आर्मी पोस्टल सर्विसेज, APS लिख देते हैं। आर्मी पोस्टल सर्विसेज के अंडर में बेस सर्कल होता है। सर्विस को क्या बोलेंगे, आर्मी पोस्टल सर्विस, सर्कल कौन होगा, बेस सर्कल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 स्टेट्स अबाउट डिजायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट। प्री पेमेंट के लिए कौन सा सेक्शन बोलता है कि प्री पेमेंट जरूरी है, पोस्टेज का प्री पेमेंट जरूरी है। तो ये है सेक्शन 9। कौन सा है, सेक्शन 9 प्री पेमेंट के लिए। सेक्शन 7 आपका होता है संडेज और हॉलीडेज के लिए बिजनेस, संडेज बिजनेस जो संडे को होता है वो क्या होता है, आर्टिकल 7 बोलता है। आर्टिकल 7 स्टेट्स अबाउट PO हॉलीडेज, and article 10 is about postage stamps and stationery। ये आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है क्वेश्चन के साथ में, यू कैन चेक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैंक्ड आर्टिकल्स फाउंड इन लेटर बॉक्स शुड बी ट्रीटेड एज। अगर फ्रैंक्ड आर्टिकल लेटर बॉक्स में मिलते हैं, फ्रैंक्ड आर्टिकल कहाँ देने होते हैं आपको, पोस्ट ऑफिस विंडो पे देने होते हैं। कहाँ देने होते हैं, पोस्ट ऑफिस की विंडो पे देने होते हैं। लेकिन अगर लेटर बॉक्स में किसी ने डाला है, दे आर फाउंड इन लेटर बॉक्स, दे विल बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल्स। कैसे अनपेड आर्टिकल ट्रीट करेंगे, अनपेड आर्टिकल को क्या करते हैं, डिलीवरी के टाइम पे डबल द डिफिशियंसी चार्ज करते हैं, है ना। और डिफिशियंसी मतलब जितना अंतर हुआ, अगर उस, और अनपेड, अनपेड मानेंगे हम, अनपेड मानेंगे मतलब जितना चार्ज होगा। मान लीजिए एक लेटर था जिसपे 5 रुपये का पोस्टेज था और इट इज़ फाउंड इन लेटर बॉक्स, देन द पोस्टमैन विल कलेक्ट 10 रुपीज़ while delivering it to the concerned addressee। Question number 12 is every letter, packet or parcel has to be stamped with the date stamp of at least within post office। प्रत्येक पत्र, लेटर, पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की मुहर लगी होना चाहिए। आंसर है 2। हर लेटर पे डिलीवरी से लेकर, बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस की मुहर लगी नहीं होनी चाहिए, डेट स्टैम्प स्टैम्प्ड होना चाहिए। दिस मस्ट बी स्टैम्प्ड विद 2 डेट स्टैम्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर इंक्लूडिंग पिन बी रिटन। सेंडर, सेंडर का नाम और एड्रेस कहाँ लिखा होना चाहिए, इफ़ कहाँ लिखा होना चाहिए, ऑन बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। कहाँ, यहाँ, यहाँ सेंडर का नाम आएगा और यहाँ आएगा
एड्रेस ही जहाँ हम भेज रहे हैं, ये स्पेस छोड़ते हैं पोस्टेज रिमार्क्स के लिए। व्हाट इज़ द एनुअल रेंट फॉर अ पोस्ट बॉक्स? पोस्ट बॉक्स के लिए एनुअल रेंट कितना है? 150 है। पोस्ट बैग के लिए भी एनुअल रेंट 150 है। एनुअल मतलब वार्षिक रेंट। वार्षिक रेंट फॉर पोस्ट बॉक्सेस 150, फॉर अ पोस्ट ऑफिस फॉर अ पोस्ट बैग 150। इफ़ द बोथ आर रेंटेड टुगेदर, अगर दोनों साथ में लेते हैं तो कितना हो जाता है? 250 रुपीज़ ओनली। अगर दोनों साथ में लेते हैं तो 250, अदरवाइज 150। अगर 3 महीने के लिए लेंगे तो 3 महीने के लिए कितना होता है? 50 रुपये और 80 रुपये। अगर सिंगल लेंगे तो 50, दोनों लेंगे तो 80, और पूरे साल के लिए 150 और 250, ऐसे आपको याद रखना है। पूरे साल के लिए 150 एंड 250, 150 फॉर ओनली वन पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग। और यहाँ 3 महीने के लिए फॉर 3 मंथ्स 50 रुपीज़ फॉर वन पोस्ट फॉर ईच ओनली पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग। अगर केवल पोस्ट बॉक्स या एक पोस्ट बैग लेंगे तो उसके लिए 50 रुपये 3 मंथ्स में, और एनुअल में 150 रुपीज़। और अगर दोनों साथ में लेंगे तो 250 और 80। अगर साल भर के लिए 250 रुपये, और 3 महीने के लिए तो 80 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर अ लेटर वेइंग 20 ग्राम्स? रजिस्ट्रेशन फीस में वेट का कोई मतलब है नहीं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है? 17 रुपये। आप कोई भी आर्टिकल रजिस्टर कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी लगेगी? 17 ही लगेगी, वेट उसका कितना भी वेट हो। रजिस्ट्रेशन फ़ीस किस पे नहीं लगेगी? ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस इज मॉनिटर्ड बाय विच सॉफ्टवेयर? तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरेंस किस सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है? नन्यथा पोस्टमैन मोबाइल ऐप, इससे आर्टिकल की डिलीवरी के लिए बनाएगा, तो रियल टाइम डिलीवरी अपडेट के लिए। पोस्ट इन्फो ऐप पोस्ट ऑफिस की इन्फॉर्मेशन के लिए। आर्टिकल ट्रैकिंग इसमें हो जाती है, इससे आपको वेरियस जो सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। IPPB ऐप फॉर IPPB एप्लीकेशन। तो आंसर क्या है? नन्यथा ऐप। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ पार्सल विच कैन बी डिलीवर्ड थ्रू अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस? तो पार्सल का मैक्सिमम वेट कितना होता है जो डिलीवरी के लिए भेजा जाएगा? 10 kg होता है। अभी विलेज पोस्टमैन ले जाएगा तब भी, अगर ब्रांच ऑफिस से होगा तब भी 10 kg लगेगा, है ना। 10 kg से नीचे का पार्सल, ऊपर का जो पार्सल होगा, जो पार्सल 10 kg से ऊपर होगा वो कहाँ डिलीवर किया जाएगा? पोस्ट ऑफिस विंडो पे। अगर कस्टमर चाहता है कि इसे उसके एड्रेस पे डिलीवर किया जाए तो उसमें 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, डिलीवरी चार्ज। 4 kg क्या है? 4 kg अनरजिस्टर्ड पार्सल के लिए मैक्सिमम वेट है, और 20 kg का वो पार्सल है जिसपे अपन मैक्सिमम वेट, जिसका बुक मैक्सिमम 20 kg का पार्सल बुक किया जा सकता है। आंसर है 10 kg। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ अ रजिस्टर्ड बुक पैकेट? रजिस्टर्ड बुक पैकेट का मैक्सिमम वेट कितना होता है? 5 kg होता है। सैम्पल पैकेट का 2 होता है। इसमें 5 kg नहीं है, कई लोगों ने 5 ग्राम आंसर दिया था, तो सही आंसर है 5000 ग्राम। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, सो 5 kg मीन्स 5000 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ ए स्पीड पोस्ट पार्सल? स्पीड पोस्ट पार्सल का मैक्सिमम वेट कितना होता है? 35 kg होता है। स्पीड पोस्ट पार्सल का मैक्सिमम वेट 35 kg। मैक्सिमम वेट ऑफ स्पीड पोस्ट पार्सल इज 35 kg। व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन चार्ज फॉर अ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट? अभी जस्ट अपन ने डिस्कस किया, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट पे रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगता, केवल क्या चार्ज लगेगा? ईयर सर चार्ज लगेगा। इसके अलावा इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, एयर सर चार्ज बस लगता है। पोस्टेज नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा,
ईडी चार्ज भी नहीं लगता है, एक्नॉलेजमेंट का चार्ज भी नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पोस्टेज चार्ज फॉर अ पार्सल वेइंग 650 ग्राम्स। 650 ग्राम के पार्सल के लिए पोस्टेज चार्ज क्या होगा। तो पार्सल के लिए पोस्टेज चार्ज कितना होता है, पहले 500 ग्राम पे 19 रुपये और एडिशनल 500 ग्राम के लिए 17 रुपये। तो एडिशनल 500 या फिर उसका कोई पार्ट है तो अपना 150 ग्राम और जाएगा, 500 तो हो गया, 650 का में से 500 कम करेंगे, 650 में से 500 पे कितना लगेगा 19, तो जो बाकी 150 लगेगा उस पर लगेगा 17, टोटल चार्ज हो जाएगा 36 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर गोल्ड कॉइन्स और करेंसी नोट्स आर डिस्पैच्ड बाई इंश्योर्ड पोस्ट द वैल्यू शैल नॉट एक्सीड। ये क्वेश्चन शायद गड़बड़ है, करेंसी नोट्स के लिए 10,000 है और बाकी सब के लिए 20,000 है। गोल्ड कॉइन्स वगैरह 20,000 रुपये तक के इंश्योर्ड हो सकते हैं। इन 1,000 क्या है, 1 लाख, 1 लाख आंसर इसका ये है। 1 लाख क्या है, 1 लाख वो वैल्यू है जहाँ तक टू मैक्सिमम इंश्योर्ड वैल्यू है। किसी भी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का वैल्यू का बुक किया जा सकता है इंश्योर। RMFM स्टैंड्स फॉर रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन। Which of the following offices is the main office of account for itself and for all other offices within the group? निम्न में से कौन सा कार्यालय स्वयं के लिए और समूह के अन्य सभी कार्यालयों के लेखा का मुख्य कार्यालय है। तो कौन सा है, हेड ऑफिस है। सब ऑफिस अकाउंट ऑफिस होता है केवल बीओ के लिए, तो और एसओ के लिए भी किसमें होता है, एचओ में। तो मुख्य कार्यालय कौन सा है, हेड ऑफिस होता है। व्हाट इज द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस कॉल्ड। हेड पोस्ट ऑफिस के प्रभारी अधिकारी को क्या कहते हैं, इंचार्ज को क्या कहते हैं, हेड पोस्ट मास्टर। एसपी कहाँ का इंचार्ज होता है, डिवीजनल ऑफिस का, एक डिवीजन का। एएसपी, एएसपी एक सब डिवीजन का होता है, कई बार अगर उसे सब डिवीजन दिया गया है तो। इंस्पेक्टर भी एसडीआई होता है, सब डिवीजनल, ये भी सब डिवीजन का प्रभारी होता है। तो आंसर क्या है, हेड पोस्ट मास्टर, जो एक हेड ऑफिस का इंचार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रांच ऑफिस इज इन डायरेक्ट अकाउंट विद। ब्रांच ऑफिस डायरेक्ट अकाउंट किसके डायरेक्ट अकाउंट में होता है, ब्रांच ऑफिस। तो कुछ ब्रांच ऑफिस एचओ के अंडर में भी रहते हैं, कुछ ब्रांच ऑफिस एसओ के अंडर में भी रहते हैं। तो आंसर होगा इधर ए और बी, या तो ए या बी, या तो अकाउंट हेड ऑफिस के अंडर में रहेंगे या फिर सब ऑफिस के अंडर में रहेंगे। तो आंसर है इधर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 27 इज मेल बैग कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। मेल बैग में निम्न में से कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो मेल बैग में क्या होता है, लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स हो सकते हैं, बुक एंड पेटेंट पैकेट्स भी हो सकते हैं, अनरजिस्टर्ड पार्सल्स भी हो सकते हैं। तो आंसर इज ऑल द अबव। मेल बैग डिनोट करते हैं इसे एम से। A cell established in a sorting office situated normally at the headquarters of the circle or at any other convenient sorting office in the circle to transcribe into English the address written in regional language on postal articles posted in post or mail office। कैसे, एक सॉर्टिंग कार्यालय में स्थापित एक सेल जो सामान्य रूप से सर्कल के मुख्यालय कहाँ स्थापित होता है, मुख्यालय या अन्य सुविधाजनक सॉर्टिंग कार्यालय में स्थित होता है, जो डाक या डाक कार्यालय में पोस्ट किए गए डाक लेखा पर क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए पत्रों का अंग्रेजी में रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, जो लेटर्स रीजनल लैंग्वेज में हैं जो लेटर्स रीजनल लैंग्वेज में हैं उन्हें कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे,
इंग्लिश लैंग्वेज में। कौन से सेंटर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन सेंटर बोलते हैं। इनका काम केवल लेटर्स जो रीजनल लैंग्वेज में उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ताकि जहाँ जा पाएंगे, जहाँ जाएँ लेटर, वहाँ उनकी सॉर्टिंग में प्रॉब्लम ना हो, डिलीवरी में प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए कोई लेटर तमिल में है और अगर नॉर्थ इंडिया में आया तो शायद ही किसी को तमिल आती हो, तो तमिल में जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर होगा वो तमिल से किस में कन्वर्ट कर देगा? उसे इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 29 is an office of exchange in which the work of assessment of custom duty or foreign mails is also carried out। एक ऑफिस जहाँ पे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होता है और जहाँ क्या होता है? वर्क ऑफ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल्स। किस पे कस्टम ड्यूटी? फॉरेन मेल्स पे जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसका असेसमेंट भी होता है। वो कौन सा ऑफिस होता है? उसी को बोलते हैं फॉरेन पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफिस क्या होता है? जिसमें एक्सचेंज ऑफिस भी दिया। एक्सचेंज ऑफिस क्या होता है? व्हाट आर एक्सचेंज ऑफिस? एक्सचेंज ऑफिस क्या करते हैं? जो इंटरनेशनल मेल्स होते हैं उनका एक्सचेंज करते हैं, है ना। एक जो अदर कंट्री के लिए मेल होती हैं, अदर कंट्री से जो उन्हें एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 30 हु इशूज ए ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड चेंज इन सॉर्टिंग लिस्ट। ए ऑर्डर कौन इशू करता है? सुपरिटेंडेंट करता है। और बी ऑर्डर क्या होते हैं? ए ऑर्डर क्या होते हैं? जो सॉर्टिंग लिस्ट में चेंजेस के लिए जो ऑर्डर इशू किए जाते हैं क्या बोलेंगे? ए ऑर्डर। ऑर्डर इशूड फॉर चेंज इन सॉर्टिंग लिस्ट। और सॉर्टिंग लिस्ट में चेंज के अलावा अदर जो भी ऑर्डर्स इशू करेंगे रिगार्डिंग गाइडलाइंस जो देंगे सुपरिटेंडेंट अपने अधीनस्थ सॉर्टिंग असिस्टेंट को, उसे क्या बोलते हैं? कौन सा ऑर्डर में इशू करेगा वो? बी ऑर्डर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल।